हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है वो है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के बारे में है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में। तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने जो इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि मेडिकल अटेंडेंट रूल क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट जो वो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उन्हें जो है मेडिकल की सुविधा मिली हुई होती है डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, अगर वो मान लीजिए बीमार पड़ते हैं तो उनके जो है इलाज का पैसा सरकार देती है, या तो उनके डिपेंडेंट हैं मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वे पैसा जो है डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये सब के लिए क्या रूल्स हैं, कैसे वो पैसा दिया जाएगा, किस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे कैसे पैसा वो रियम्बर्स हो सकता है, कहाँ कहाँ वो इलाज करा सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक मेडिकल अटेंडेंट रूल्स है। ठीक है। अच्छा, मेडिकल अटेंडेंट रूल होता है और एक होता है CGHS। देखिए, जो एरिया जो होते हैं CGHS में कवर नहीं होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो एरिया कवर नहीं होते हैं वो जो है मेडिकल अटेंडेंट रूल्स में जाते हैं। ठीक है, AME बोलते हैं। ठीक है सिर्फ AME यहाँ पर बोलते हैं इसी के लिए। ठीक है, तो आप इसे अब ध्यान से देखेंगे। तो AME में अब इसमें क्या क्या बताया गया है देखिएगा। एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स, उसकी जो एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो तो खुद, और जो फैमिली मेंबर्स है वो जो है उससे रिम्बर्समेंट होता है इस पैसे का, जो भी उसके इलाज में लगता है पैसा। ठीक है। और जो एरिया जो है नॉट CGHS एरिया है वो जो है इसमें इस रूल्स के अंतर्गत जो है AMA फैसिलिटी हम बोलते हैं उन्हें, AMA फैसिलिटी उन्हें दी जाती है। ठीक है, अटेंडेंट मतलब जो मतलब अटेंडेंट होता है जो मेडिकल का, मतलब AME मतलब ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होता है। ठीक है, ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो होता है, तो उसके लिए जो है मतलब अपॉइंट कर दिया था गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, CGHS एरिया कवर्ड, मान लीजिए कोई एरिया है जो CGHS कवर्ड है बट वो जो है AMA फैसिलिटी लेना चाहता है, ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट फैसिलिटी लेना चाहता है, तो जो है वो ले सकता है। फर्स्ट मतलब एक जो है फाइनल चॉइस उसके लिए दी जाती है, फर्स्ट चॉइस, तो वो जो फिर उसी से कवर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखिए क्या है, रिम्बर्सेबल मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी जो है मेडिकल फैसिलिटी रिम्बर्सेबल हैं। ये सिर्फ आपको एक नज़र देखना है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, लेकिन फिर भी देख लीजिए, पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन शायद बन जाए। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एंड विजन, मतलब ये जो सारी इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं उसके उस सारे लिए मतलब बताया गया कौन कौन सी जो है इंडिया में कवर्ड है। ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी केस है तो वो सारा भी जो कवर्ड हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर इंडिया में अगर वो चीज़ उसकी दवाई अवेलेबल नहीं है तो फॉरेन में भी जो है ये रूल्स में दिया गया है, तो भी जो है इस रूल्स के अंतर्गत वो सारा कुछ आता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, सिस्टमेटिक डिजीज़ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रिवेंटिव केयर वगैरह है, प्रोसीजर्स हैं, डेंटल वगैरह, वैक्सीन, या फिर स्पेशलाइज्ड कोई केयर होता है, सर्जरी वगैरह है। ठीक है, पेंडेमिक एंड डायग्नोस्टिक कोई मतलब कोई डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं वो भी हैं, और थेरेपी है, कोई किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है कोई थेरेपी वगैरह चल रही है, फिर डायबिटीज़ मैनेजमेंट वगैरह। तो ये सब जो है इंडिया के अंदर जो है ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ रिम्बर्सेबल होती हैं। ठीक है। इसके बाद रिम्बर्सेबल आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया का कोई मेजर सर्जरी वगैरह हुई है जिसका इलाज इंडिया के अंतर्गत नहीं है, तो इंडिया में अगर वो इलाज नहीं है तो वो आउटसाइड कराया जाएगा, तो वो रिम्बर्सेबल है। कोई ट्रांसप्लांट कराया, कोई ओनोलॉजी के, कोई एडवांस में लेज़र या कोई भी अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर वगैरह कुछ है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी जो है वो भी रिम्बर्सेबल रहता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये बस एक अंदाज़ा रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ अब देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। ठीक है, स्पेशल नर्सिंग चार्जेस, अब ये देखना होगा आपके लिए। कुछ स्पेशल नर्सिंग चार्जेस होते हैं। इन पेशेंट केयर, ठीक है, इन पेशेंट अगर है तो उसके लिए 25% एक्सीड ऑफ कंपलसरी, मतलब जो उसके एम्प्लॉय की जो पे है उसको मतलब दिया जाएगा। ठीक है, इन पेशेंट अगर क्या है कोई स्पेशल नर्सिंग चार्जेस है तो उसे 25% एक्सीड तक अलाउड होता है उसके लिए एम्प्लॉय की पे से। ठीक है। सीलिंग रेट क्या होती है, देखिए यहाँ पर क्या, 150 रुपये पर 12 आवर। ठीक है, इस स्पेशल नर्स के लिए, अगर कोई स्पेशल नर्स जो है वो रखी गई है, आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो बीमार है उसके लिए स्पेशल अगर नर्स की व्यवस्था की गई है तो उसके लिए वो हर 12 घंटे की शिफ्ट के लिए 150 रुपये चार्ज किया जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए आया वगैरह है या अटेंडेंट वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हर 12 घंटे की शिफ्ट के लिए 75 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो ये सब जो है चार्जेस की प्राइस भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, रेजिडेंस केयर में आप ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस फॉर नर्स और अटेंडेंस एट रेजिडेंस नॉट रेम्बर्सेबल। मान लीजिए आप रेजिडेंस अपने घर पे रह रहे हैं और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई स्पेशल नर्स की फैसिलिटी मिले, ठीक है, या फिर कोई अटेंडेंट आया वगैरह, तो वो मिल सकती है हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन आपको उसका पेमेंट खुद करना होगा, वो रेम्बर्सेबल नहीं है, नॉट रेम्बर्सेबल। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, किडनी डोनर का केस एक बनता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए जो है एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक्सपेंसेस फॉर अ किडनी डोनर। तो किडनी डोनर अगर कोई है, किसी ने किडनी अगर दी है तो उसके लिए भी क्या है, जो भी इसका जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है वो सारा कुछ उसे दिया जाता है, TDA वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए किडनी डोनर्स के लिए भी जो है एलिजिबल है वो रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए क्या है, तो प्राइवेट यहाँ पर आप याद रखेंगे
कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है रिएम्बर्समेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड है सीजीएचएस अप्रूव्ड रेट्स में। ठीक है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज आप कर रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है सीजीएचएस अप्रूव्ड ऑलरेडी हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। अगर आप जनरल हॉस्पिटल में आप कोई इलाज करा रहे हैं डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर, तो जो सीजीएचएस अप्रूव्ड जो रेट्स होती हैं वही आपके लिए रिएम्बर्सेबल हो सकती हैं, उससे ज़्यादा रिएम्बर्सेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये में आप यहाँ पर देखिए ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो होता है उसके लिए किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ द ऑफिस जो भी है वो अपॉइंट करता है ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के लिए। ये कौन हो सकता है, ये गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इसको जो है ऐसे एएमई अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए एएमई अपॉइंट नहीं किया गया किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, तो ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होते हैं, जो कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का, उसे एएमई माना जाता है। या फिर मान लीजिए मिडिल लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं असिस्टेंट सर, मतलब बोलते हैं सर्जरी वगैरह कहते हैं, सर्जरियंस जो होते हैं ग्रेड 1 के, वो सभी मतलब मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिंसिपल जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी उसे जो है एएमई वगैरह मान लिया था, अपॉइंट नहीं किया गया है एएमई। अच्छा, फिर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, अगर वो एएमई उसे अपॉइंट किया गया है एज ए एएमई। ठीक है, और तो इसमें क्या है, किस कंडीशन में किया जाएगा, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशन दी गई हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर जो हैं अक्रॉस वेरियस मेडिसिन सिस्टम आर मिसिंग। देखिएगा, जब से क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो क्या है, वो मतलब अगर नहीं मिल पा रहा है उस समय पर, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्राइवेट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी एज एएमई अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, व्हेन गवर्नमेंट सर्विस आर अनअवेलेबल विद इन 5 किलोमीटर रेडियस और ड्यू टू द रिमोटनेस ऑफ द एरिया, तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल सर्विस है वो क्या है, 5 किलोमीटर जो रेडियस है उसके अंदर में अवेलेबल नहीं है, और ड्यू टू द रिमोटनेस, क्योंकि एरिया जो बहुत गाँव देहात वाला एरिया है, गांव वाला एरिया है, तो उसमें क्या है ये चीज़ मतलब जो गवर्नमेंट मेडिकल होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो जो प्राइवेट मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको एएमई वगैरह अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये भी सब किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा एएमई की जो जुरिडिक्शन है कुछ रेफरेंस देखिएगा, एएमई इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक प्लेस वेयर यू फॉल इल। ठीक है, तो एएमई क्या है, जहाँ पर आप बीमार हुए हैं वहाँ पर जो है एएमई जो है वहीं का, उसमें ये बताया गया है कि आप जहाँ पर जैसे आपका एएमए उस मतलब स्पेसिफिक प्लेस से तय होगा जहाँ आप बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हमारे कोई एएमए वगैरह उपलब्ध नहीं है तो आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर जा सकते हैं। अगर उसके बाद ही मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है, तो आप किसी उस केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, दूर भी हो सकता है तो भी आप जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आपको जो प्राइवेट, अगर आप किसी प्रैक्टिशनर से कंसल्ट वगैरह करते हैं तो वो फिर उस केस में अलाउड नहीं होगी। प्राइवेट किसी भी प्रैक्टिशनर से आप करते हैं प्राइवेट एएमए वगैरह, उसमें जो है मतलब अगर आप करते हैं किसी भी तरीके से प्राइवेट जो भी डॉक्टर्स वगैरह, उनसे वो जो अलाउड आपका रिम्बर्सेबल उसका अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फैमिली आप यहाँ पर समझिएगा, फैमिली में कौन कौन से आएंगे, क्योंकि फैमिली जो है यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज़्यादा, अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो यहीं से बन सकता है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन के लिए वो लोग बनाते हैं, यहाँ से आया भी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, फैमिली मेम्बर्स मतलब आप जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसके जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी जो है मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। तो उसके डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं ये बताया गया है फैमिली में। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मान लीजिए मेल है तो उसकी वाइफ हो सकती है, मान लीजिए फीमेल है तो उसका हस्बैंड भी जो है हो सकता है, मतलब स्पाउस हम कह सकते हैं, तो स्पाउस। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ, इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ, ये लाइन आप इसमें याद रखिएगा, ये इसमें दी गई है, ये इंक्लूडिंग है। एज अ जुडिशरी सेपरेटेड फाइव, और कोई जुडिशरी सेपरेटेड फाइव जो है पेंडिंग का डिसीजन, तो वो सब भी जो है इसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, जिससे आप याद रखिएगा, पेरेंट्स में जो है पेरेंट्स एंड इसमें पेरेंट्स अवेलेबल, मतलब इसमें जो पेरेंट्स एलिजिबल हैं, एंड स्टेप मदर अगर है तो वो इसमें एलिजिबल है। तो याद रखेंगे आप, सिर्फ स्टेप मदर बस इसमें दिया गया है, स्टेप फादर नहीं दिया गया, स्टेप मदर दिया गया, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है अडेप्टिव पेरेंट्स, मतलब क्या होता है, वैसे नेचुरल पेरेंट्स अगर नहीं है तो अडेप्टिव पेरेंट्स इसमें जो है, तो मतलब इनमें एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए ले रखा है तो आप अडेप्टिव पेरेंट्स के लिए नहीं ले सकते, और अगर अडेप्टिव पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रखा है गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ने भी, तो वो जो बायोलॉजिकल सब पेरेंट्स के लिए वो सुविधाएं नहीं ले सकता। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए, अब इसके इसमें भी क्या है, जैसे मान लीजिए अडेप्टिव पेरेंट्स के लिए चूज़ कर रखा है गवर्नमेंट सर्वेंट ने, और उसके मान लीजिए जो फादर है उनके पास मोर देन वन वाइफ्स हैं, तो ओनली फर्स्ट वाली वाइफ है जो एलिजिबल होंगी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ, इनमें से कोई एक को लिए भी चूज़ कर सकता है कि मैं जो है अपने फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें मैं पेरेंट्स के लिए ऐड करना चाहता हूँ या पेरेंट्स इन लॉ के लिए, तो उनमें से किसी के लिए भी एक के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ध्यान से देखिएगा, अनमेरिड सन,
ठीक है। अनमेरिड सन जो है वो एलिजिबल होगा, आप देखिएगा अनमेरिड होना चाहिए, 25 ईयर्स एज तक, या फिर वो जब तक वो अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकता। विच एवर इज लेस, जो भी जल्दी मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, कम होगा। जैसे मान लीजिए 25 ईयर्स ओल्ड तक, जैसे 25 ईयर्स एज हो जाती है तो वो इस फैसिलिटी को फिर जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके अलावा अर्निंग उसका अगर वो स्टार्टिंग कर देता है कुछ कमाना तो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। तो आप याद रखिए अनमेरिड, ठीक है। डॉटर्स के लिए देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, अर्निंग, और अर्निंग के अलावा क्या दिया गया है, गेट मैरिड। मतलब जब तक लड़के की शादी नहीं होती या फिर जब तक कमाना वो शुरू नहीं किया है, अर्निंग उसने शुरू नहीं की है, तो वो जो है एलिजिबल होती है इस फैसिलिटीज़ के, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली हुई है गवर्नमेंट स्टूडेंट को। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें नो एज लिमिट, एज लिमिट कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या एज लिमिट है कि गवर्नमेंट सेगमेंट में, जो डॉटर्स के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिसेबल सन, डिसेबल अगर मान लीजिए सन है, सन के लिए कोई ऐसा मतलब सन है उसके लिए कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट जो है नहीं निर्धारण की गई, कोई एज लिमिट नहीं है उसके लिए। फुल लाइफ जो है फ्री है मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट के डिपार्टमेंट के जो होता है, मतलब जो भी रूल्स हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है परमानेंट, इसमें क्या है, परमानेंट होना चाहिए ये जो है डिसेबिलिटी, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल किसी भी तरीके की हो सकती है। अच्छा, सिस्टर के केस में क्या, सिस्टर के केस में अनमेरिड सिस्टर हो, डिवोर्स्ड हो, या फिर मान लीजिए बाउंडेड हो, या फिर मान लीजिए सेपरेटेड वगैरह हो, विडोड वगैरह हो, तो ये सब जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा माइनर ब्रदर एलिजिबल है, माइनर ब्रदर नॉट मेजर, ठीक है। तो माइनर ब्रदर है सिर्फ, ठीक है, तो ये आप याद रखिए माइनर ब्रदर है। और डिसेबल ब्रदर है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आप इनकम डिपेंडेंसी, देखिए इनकम डिपेंडेंसी क्या है, ये सब एलिजिबल कम है, ये सब एलिजिबल जो है ये सब जब भी एलिजिबल है, तो इनकी इनकम लिमिट है, मतलब इनकी इनकम जो है, आपको जो जितने भी डिपेंडेंट हैं इनकी इनकम जो है नॉट एक्सीड 9,000 प्लस डीआर, मतलब 9,000 रुपये, या और जो है, और उसके ऊपर जो डीआर की रेट जो है, डीएनएस रिलीव जो होता है, उससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए इनकम, तभी जो है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड रह सकता है इस मेडिकल रूल्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा जो है पेरेंट्स जो हैं आइदर विद एम्प्लॉयर और विद द स्टेशन, अब ये सेम, मतलब इसमें क्या है, चाहे वो जो एम्प्लॉय जो है, मतलब इसमें ये बताया गया है, मतलब उनकी जो है मासिक जो है मंथली जो उनकी ये भी जो है इनकम्स वगैरह जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते हो या वो ड्यूटी वाली स्टेशन से दूर रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब दोनों मतलब बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो इस केस में क्या होगा, देखिए स्पाउस अगर कोई अदर सर्विस में, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में वो तो है ही, ठीक है। इसका उसके स्पाउस जो भी है वो अदर सर्विस में है, तो उसके यहाँ पर जैसे मतलब डिफेंस में है, रेलवे में है, कोई लोकल बॉडीज़ में है, किसी में पीएसयू वगैरह में, तो उसमें दो ऑप्शन बनते हैं। अगर मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटीज़ तो वो वहाँ से ले सकते हैं, या जो भी आपका स्पाउस है वहाँ से ले सकता है, या फिर मान लीजिए वो जो है डिपेंडेंट के रूप में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से भी ये फैसिलिटी ले सकता है, ठीक है। अगर ये वहाँ से नहीं लेता है तो हालांकि एक डिक्लेरेशन इसके लिए देनी होती है, ठीक है। फैसिलिटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अंदर भी ली जा सकती हैं, तो इनमें से किसी के अंदर भी दोनों फैसिलिटी जा सकती हैं, ठीक है। जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड इसके लिए होती है। इफ जुडिशियल सेपरेटेड पेंडिंग देन आइदर स्पाउस, देखिए तो इस केस को आप यहाँ पर समझिएगा ना, कोई भी मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, वो जुडिशियल सेपरेटेड केस उनका पेंडिंग है, तो आइदर स्पाउस मतलब किसी भी स्पाउस के साथ में, अगर उसका जो जो भी मतलब बच्चा है वो किसी के भी साथ में जो है अपना जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ से ले सकता है, ठीक है। जुडिशियल सेपरेट केसेस में है, ठीक है ये। उसके अलावा जो है स्पाउस इज इन रिसिप्ट ऑफ ए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, मतलब स्पाउस के लिए अगर कोई मान लीजिए फिक्स मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, तो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स कैन अवेल दिस, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो है मतलब इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैन अवेल दिस, ये जो सर्विस है मतलब मेडिकल रूल्स की सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एएमए कंसल्टेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एएमए जब अपॉइंट किया जा सकता है, तो एएमए में आप देखिएगा लिमिटेड टू 10 डेज, ठीक है, विद मैक्सिमम 4 कंसल्टेंसन। तो मतलब क्या है, अगर एएमए से आप कंसल्ट करने जा रहे हैं तो जो है लिमिटेड है 10 डेज के लिए, मैक्सिमम 4 कंसल्टेशन, 10 डेज में 4 कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कर सकता है, ठीक है। एंड नॉर्मली जो है 10 इंजेक्शन, ठीक है, और इन 10 इंजेक्शन को जो है 15 तक बढ़ाया जा सकता है, कोई केस ऐसे मान लीजिए इस केस में ज़्यादा इंजेक्शन लगने वगैरह है, कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो 15 तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन जो होगा इसमें जैसे बताया गया है 10 डेज का, ये 10 डेज एक्सटेंशन हो जाता है 40 डेज, कौन से केस में, जब जो तो आयुष ट्रीटमेंट चल रहा हो, ठीक है, आयुष अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केस में जो है 40 डेज जो है इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेफरल फॉर प्रोलॉन्ग्ड और नॉन हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए आप देखिएगा जो पेशेंट है, तो वो जो है
मतलब अगर उनका कोई जैसे अस्पताल में मतलब भर्ती नहीं हुए हैं एक तरीके से, बट उनका जो है इलाज लंबा चलेगा, तो उस केस में उनका रेफरल बहुत ज़रूरी हो जाता है। रेफरल जो है किसी गवर्नमेंट या कोई रिकॉग्नाइज जो भी हॉस्पिटल है CGHS अप्रूव्ड, उसमें किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेपरेट क्लेम्स समझिएगा। सेपरेट क्लेम्स यहाँ पर क्या रहता है, ठीक है। सेपरेट क्लेम्स इसमें मतलब क्या है, मतलब आप किसी दो बीमारियों को किसी एक क्लेम में मिक्स नहीं कर सकते। आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप उसकी दवाई लीजिए, और दवा लेने के बाद में आपको ईच स्पेल इलनेस और एन एंटायरली न्यू डिजीज, मतलब कि आपको क्या है, किसी नई डिजीज़ अगर हुई है तो उनको दोनों को एक ही क्लेम में मिक्स मत करिए। आपको कोई एक डिजीज़ हुई, आप क्या करेंगे, उसका इलाज कराएंगे, इलाज पूरा कराने के बाद में आप उसके जितने भी वाउचर्स वगैरह बिल वगैरह बनेंगे तब रिसिप्ट डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और उसका पैसा ले लेंगे। उसके साथ ही आप कोई दूसरा आप इलाज करा रहे हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पर मांगता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई समस्या है, स्टोमक वगैरह की दिक्कत है कोई, उसका इलाज चला है तो आपने उसके क्लेम कर दिया। और साथ ही मान लीजिए आपके साथ कुछ भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कुछ और कोई दिक्कत है, जैसे हमारे हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, उस तरीके का उसे क्लेम जो है अलग करना होगा, तो ये सेपरेट क्लेम्स है किसी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा है कंसल्टेशन एंड इंजेक्शन फीस। तो कंसल्टेशन एंड इंजेक्शन फीस है, तो ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए मैंने नीचे लिखा है, सेम बाद में देखेंगे। अभी देखिए टाइम लिमिट फॉर क्लेम्स। देखिए क्या होता है टाइम लिमिट में, जब आपके लिए क्या होता है, रिसीव्ड विद इन 6 मंथ। देखिए टाइम लिमिट में ये जो है मेडिकल इम्बर्समेंट में जो भी आप क्लेम करते हैं उसके बाद जो डिस्चार्ज होने के 6 महीने के भीतर भीतर जो है रिसीव्ड, मतलब जो 6 महीने के बाद डिस्चार्ज हो गए विभाग से, तो उसमें जो है जो हॉस्पिटल से, तो जो है उसके 6 मंथ के अंदर जो है क्लेम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इंडोर ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कराना है, ठीक है, और AMA ने जो है प्राइवेट अस्पताल में इंडोर ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या है उसने एडवाइस दिए। तो इसमें क्या हुआ कि HOD जो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, उनसे जो है इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई अगर इंडोर ट्रीटमेंट इसमें होता है, ठीक है। और इसमें जो है अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख, ये एडवांस के लिए बताया गया है कि इसमें जो है 5 लाख की एक लिमिट रहती है। एक्सेस होता है तो भी जो है कंसल्ट कर दिया जाता है, और विद IFD जो भी इसका मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसका, तो वहाँ से दिक्कत मतलब जो कोई सी सॉल्व हो जाती है, तो वो ये प्राइस जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखिएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की जो भी प्रिस्क्रिप्शन डेट है, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने आपने कोई मेडिकल टेस्ट लिया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट ने प्रिस्क्रिप्शन डेट जो है जिस प्रिस्क्राइब किया है जिस डेट को, उसके विद इन 2 वीक्स वो चेकअप करा लेने हैं, और वो एक प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको सिंगल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो है मतलब मेडिकल चेकअप लिख दिया और उनके आधार पर 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद कराते रहे। हर बार प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और विद इन 2 वीक्स जो वो लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन, उसके विद इन 2 वीक जो है सिंगल यूज उसका कर सकते हैं और करा सकते हैं। हालांकि ये एक्सटेंडेड है, कोई अगर परमिसिबल अथो जो मतलब अथॉरिटी है जो भी मतलब ये मतलब प्रिस्क्राइबिंग वाली, वो अगर अलाउड करे तो ऐसा वो लिखेगी प्रिस्क्राइबिंग जो कॉपी होगी उस पर कि इन्हें जो है हर महीने ऐसा कराने की आवश्यकता है इस तरीके से, तो वो जो है कराया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा रेट ऑफ कंसल्टेशन, विजिटिंग एंड इंजेक्शन फीस, सारी चीज़ हमने इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि हमने नीचे लिखा है इंजेक्शन वगैरह सारा प्राइस, तो अभी आप नीचे देखिएगा। इसमें अब हम बात करते हैं यहाँ से मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट जो है स्पेशलिस्ट के लिए, इसमें बताया गया है कि फर्स्ट कंसल्टेंट के लिए 350 रुपये, और सब्सिक्वेंट कंसल्ट है तो भी 350 रुपये लगेंगे। इंट्रामस्कुलर वगैरह जो इंजेक्शंस रहते हैं उसके 25 रुपीज़, एंड जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं उसके 50 रुपीज़ इसमें बताए गए हैं, ठीक है। मतलब बीन्स मतलब इसमें नस में लगाने वाले रहते हैं, और ये त्वचा वगैरह मांसपेशी में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा MBBS और इक्विलेंट कोई अगर डॉक्टर है तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट कंसल्टेंट 200 रुपीज़। AMA की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AMA जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है उसको कितना चार्ज दिया जाता है जब हम AMA से रेफर कराने जाते हैं, उससे कुछ दवा वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, तो उसकी फीस की बात चल रही है कि फर्स्ट कंसल्टेंट पर 200 रुपीज़, सब्सिक्वेंट पर भी 200 रुपीज़, और जो इंट्रामस्कुलर वगैरह इंजेक्शन है उसकी 25 रुपीज़, और इंटरवेनस वगैरह है उसके लिए 50 रुपीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा एक है फैक्ट, आप ये याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है ये। स्पेशलिस्ट के लिए ये है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और MBBS के लिए सिर्फ ये है, ठीक है। इसके अलावा एडमिसिबल टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्पेक्टिव ऑफ पे लिमिट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का ऐसा नहीं कि इसकी कितनी भी पे, कोई भी पे हो, उसका कोई भी लेवल हो, सबके लिए ये फैसिलिटी मिलेगी AMA की। ऐसे इससे पे लिमिट से या कोई बेसिक बेसिस का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एडवांस जो है और इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है, ठीक। और OPD के लिए कि भी हालांकि जो है एडवांस दिया जा सकता है, लेकिन OPD में केस क्या क्या केस हो, कोई TB का केस है, कैंसर का केस है, कोई माइलोड ल्यूकेमिया वगैरह का केस है, क्रॉनिक कोई डिजीज है, हेपेटाइटिस B C D का केस है, तो इस केस में क्या होता है कि इसके लिए दिया जा सकता है एडवांस जो भी है, ठीक है। HOD की परमिशन से ये भी सब दिया जा सकता है, और बाकी एडवांस जो है IPD के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा जो है कोई आर्टिफिशियल अप्लायंस वगैरह परचेज करना हो तो ये भी इसके लिए भी एप्लीकेबल है। पेन गवर्नमेंट सर्वेंट टू जब गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भी मतलब उसकी वाइफ है या फिर उसके जो अदर लीगल हायर हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एडवांस के लिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ज़्यादा इल है वो नहीं ऑफिस आ सकता है अप्लाई करने के लिए,
तो उसके जो भी डिपेंडेंट वगैरह हैं, मतलब लीगल हायर या वाइफ वगैरह हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टी ए फॉर मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि एम्प्लॉई और जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो टी ए मतलब जो क्लेम कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, ठीक है। मतलब जो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर उसके परिवार के जो भी मेंबर्स वगैरह हैं, वो इलाज के लिए जो भी यात्रा की गई है, जो भी उसके लिए टी ए का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स है वो ये कंफर्म करे कि ये जो जर्नी है वो अनअवॉइडेबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा अनिवार्य थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो टी ए डी जो जर्नी के लिए मिलेगा, और डी ए जो है सिर्फ हॉल्ट के लिए नहीं मिलेगा, इसमें जो टी ए डी जर्नी के लिए मिलेगा, लेकिन ठीक है, ठीक है। और ये अलाउड होगा इफ़ इसमें जो क्या है, एफ 8 किलोमीटर 60 किलोमीटर से ज़्यादा का ये केस होगा, तो ये सभी ये अलाउड होगा, ठीक है। सब एम्बुलेंस चार्जेस भी रेम्बर्सेबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ विद इन सेम सिटी में जो है रेम्बर्सेबल होते हैं ये एम्बुलेंस चार्जेस। ये एम्बुलेंस वगैरह जो है किसी लोकल फंड या सोशल सर्विस जो भी रहते हैं एजेंट वगैरह, उनकी चल रही है, तो ये जो है एडमिसिबल रहते हैं, ठीक है। टी ए एट फैमिली मेम्बर रेट्स इज अलाउड बोथ वे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से जो है अलाउड रहता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इमरजेंसी कंडीशन की बात करेगी, ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसे जो एडमिट किया जा सकता है नियरेस्ट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हो। फर्दर अगर मान लीजिए कोई दूर है, तो किसी भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो पास में, उसे जो है केयर दिया जाता है वहाँ पर, उसे मतलब वहाँ पर उसे इलाज के लिए मतलब उसे वहाँ इलाज कराया जा सकता है। बशर्ते उसमें क्या रहती है कि जो भी एच ओ डी जो वगैरह हैं, उनसे परमिशन ले ली जाती है कि ऐसी ऐसी कंडीशन थी, तो वो जो है सारा चीज़ वो रेम्बर्सेबल से भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होकर प्राइवेट कोई क्लिनिक ले लिया या फिर कोई नर्सिंग होम से वगैरह है, तो ये चीज़ जो है रेम्बर्सेबल नहीं होती है, ठीक है। हालांकि इस केस में जो है डायरेक्ट पेमेंट भी किया जा सकता है, कोई अगर सीवियर केसेस हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लिए इलाज करा पाए, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो भी बिल्स बनना है उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट पैसा दे देता है, तो डायरेक्ट पेमेंट भी जो है कर दिया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। इस केस में बस ये याद रखना होगा इस केस में कि जो है, मतलब अगर मान लीजिए जैसे डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है, तो इसमें जो है नॉन एम्पेनल्ड, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई हैं नॉन एम्पेनल्ड, जो इलाज किसी ऐसे प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है जो कि सरकार के पैनल में शामिल नहीं है, तो उसके लिए जो अमाउंट वापस किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, सी जी एच एस रेट्स के लिए किया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पैसा पेमेंट हुआ है उसे खुद जो है उठाना पड़ेगा वो खर्चा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट आउटसाइड ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की अब बात करते हैं। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेसेसरी फैसिलिटी अगर कम्प्लीटली अनअवेलेबल है इंडिया के अंदर, तो जो है आउटसाइड ट्रीटमेंट के लिए जो है रेम्बर्सेबल होता है वो, जो भी कोई जो मतलब कोई डिजीज़ अगर वो उसका जो भी इलाज है वो कम्प्लीटली जो है अनअवेलेबल है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो इसमें क्या, कभी ये इस फैसिलिटी का आउटसाइड इंडिया ये कब कराए, कब मतलब एलिजिबल रहता है कि अप्रूव्ड बाई स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टेट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उससे ये चीज़ पास होती है कि इलाज जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसे जो है आउटसाइड इंडिया कराने की परमिशन दी जाए, ठीक है। इमरजेंसी में एक्सेप्शन है, ये इमरजेंसी में एक्सेप्शन है कि इसकी परमिशन बाद में भी ली जाती है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो है अटेंडेंट एयर फेयर, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के वो साथ में कोई जैसे बीमार है, सो डिपेंडेंट बीमार है, उसके साथ में कोई अटेंडेंट जाना जरूरी है, एज अ डॉक्टर वगैरह सारे लोगों, मतलब इसमें जो रेफर करके कहा है डॉक्टर ने, तो उस केस में जो है कमेटी परमिट्स उसे कर सकती है, उसके आने और जाने का जो है फुल खर्चा जो है उसे वापस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लेम डेडलाइन है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 6 मंथ में जो है सबमिट करना होगा क्लेम, तभी वो जो है रेम्बर्सेबल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है AMA रूल्स के लिए पढ़ा, और जितने भी क्वेश्चन AMA रूल से बन सकते हैं लगभग लगभग कंप्लीट यहाँ पर हमने कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सामने लेके आने वाला हूँ वो ये वाली है, FR एंड SR पार्ट 2 यहाँ पढ़ रहे हैं, और सर्विस बुक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।